तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKMLT ट्यूटर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, किस रीज़न से एनीमिया होता है, कब एनीमिया हो सकता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, तो सब हम ये देखने वाले हैं। तो देखो, एनीमिया क्या होता है। जनरली एनीमिया को बोलते हैं खून की कमी हो जाना, ठीक है। तो एनीमिया में क्या होगा, जो आरबीसीज होती है, आरबीसी हीमोग्लोबिन होता है एंड पीसीबी जो होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम्स को हीमेटोक्रिट भी बोलते हैं, वो इसमें डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। तो उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। देखिए, ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स है और ये है एनीमिक रेड ब्लड सेल्स। कितनी कम रह जाती है, ये नॉर्मल देखो कितनी ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। तो अभी हम देखते हैं कि एनीमिया इज क्लासिफाइड एज अ डिजीज विच इज कैरेक्टराइज बाय रिडक्शन ऑफ आरबीसी। एनीमिया में क्या होगा, आरबीसी का रिडक्शन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का रिडक्शन हो जाएगा और पीसीबी का रिडक्शन हो जाएगा। पीसीबी होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो आरबीसी घट जाएगी, हीमोग्लोबिन घट जाएगा, पीसीबी घट जाएगा, ठीक है। ये घट गया तो इस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। अब देखते हैं पीसीबी क्या होता है। पीसीबी होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम मतलब जो हमारे होल ब्लड है ना, उसमें कितना परसेंटेज आरबीसी, कितनी परसेंट उसमें मौजूद है, ठीक है। तो उसी को हम पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं, पीसीबी। तो अभी हम देखते हैं एनीमिया कब हो सकता है। एनीमिया किन केस में हो सकता है। सबसे पहले रिडक्शन ऑफ आरबीसी। अगर आरबीसी का रिडक्शन हो जाए तो आरबीसी कम बनने लगे बॉडी में, किसी भी रीजन से प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज़ वेरी लो। अगर आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाए बॉडी में, तब भी आरबीसी का प्रोडक्शन कब कम हो सकता है। जैसे कि देखो, आरबीसी कहाँ बनती है हमारी, आरबीसी के बनने का प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। और इरिथ्रोपोइसिस कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में होता है। तो रेड बोन मैरो में अगर कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसको एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं वैसे हम। तो अगर रेड बोन मैरो में कोई डिफेक्ट आ जाए, बोन मैरो में डिफेक्ट आ जाए, तो इसमें भी आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ये एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर बॉडी से बहुत सारा ब्लड रह जाता है एक्सीडेंट केस में, ट्रॉमा केस में, सर्जरी में, ठीक है, तो उसमें भी ये लॉस हो सकता है ब्लड का बहुत ज़्यादा, तो तब भी एनीमिया हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। तो एनीमिया को हम क्लासिफाइड करते हैं, एनीमिया इज क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस। एनीमिया को दो बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, साइज एंड कलर के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी के आधार पे भी हम क्लासिफाई करते हैं। ईटियोलॉजी क्या होता है कि एनीमिया का कोज एंड ओरिजिन को पता करने के लिए, किस कारण वो हो रहा है, तो उसको ना हम ईटियोलॉजी बोलते हैं। तो इस बेसिस पे भी एनीमिया को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला नंबर देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के आधार पर, साइज एंड कलर के आधार पर हम इसे कहते हैं एनीमिया इज क्लासिफाइड मॉर्फोलॉजिकली बेस्ड ऑन साइज एंड अपीयरेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो एनीमिया को मॉर्फोलॉजिकली क्लासीफाई किया जा सकता है साइज़ के आधार पर और अपीयरेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की अपीयरेंस कैसी, मतलब उसका कलर कैसा है, उसके आधार पर। देखो, आरबीसी का जो साइज़ है ना, वो किससे पता चलता है, कौन डिटेक्ट है, एमसीवी से आरबीसी का साइज़ पता चलता है। एमसीवी होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 83 से लेकर 101 एफएल होती है। एफएल होता है फेम्टोलीटर, ठीक है, इसका यूनिट होता है। तो आरबीसी का साइज़ किससे पता चलता है, एमसीवी से पता चलता है। अब आरबीसी का जो कलर है वो किससे पता चलता है, एमसीएससी से पता चलता है, ठीक है। आरबीसी के कलर का एमसीएससी डिटेक्ट करती है, ठीक है। तो एमसीएससी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 32 से लेकर 35 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, ठीक है। अभी हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एनीमिया इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। मॉर्फोलॉजी के आधार पर एनीमिया को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इसके बाद है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसके बाद है तीसरे नंबर पे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसके बाद 4 है नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। अब ये क्या क्या होता है एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले आता है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो यार आपको ना यहाँ पे देखो देखना पड़ेगा। नॉर्मो का मतलब नॉर्मल, साइटिक का मतलब सेल। तो नॉर्मल सेल, नॉर्मो का मतलब नॉर्मल, और क्रोमिक का मतलब कलर। मतलब नॉर्मल सेल साइज रहेगा आरबीसी का और कलर भी चेंज नहीं होगा, नॉर्मल कलर रहेगा। तो उस एनीमिया को हम बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या होगा। जो आरबीसी का साइज़ होगा ना, ये देखो, आरबीसी का जो साइज़ रहेगा वो नॉर्मल रहेगा। मतलब जो एमसीवी रहेगा, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, वो नॉर्मल रहेगा। आरबीसी का जो कलर रहेगा वो भी नॉर्मल रहेगा। एमसीएससी, ठीक है, ये दोनों नॉर्मल रहेगा। तो आप पूछेंगे तो एनीमिया क्यों हुआ, जब ये आरबीसी का साइज़ भी नॉर्मल है, आरबीसी का कलर भी नॉर्मल है, बट क्या होगा, आरबीसी को जो काउंट हो वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको एनीमिया बोलेंगे। अब हम देखते हैं मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। मैक्रो का मतलब बड़ा, हाइपो का मतलब कम, क्रोमिक का मतलब कलर, ठीक है। तो जो आरबीसी का कलर होगा ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। देखो ये मैक्रोसाइटिक आरबीसी का जो साइज़ होगा ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। एमसीवी मतलब यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड आरबीसी का जो कलर होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब एमसीएस से डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ऐसा एनीमिया है जिसमें आरबीसी का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाए, मतलब एमसीवी इंक्रीज़ हो जाए, एंड आरबीसी का जो कलर है वो डिक्रीज़ हो जाए, मतलब एमसीएस से डिक्रीज़ हो जाए, उसको मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड पे आता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। नाम से ही पता चल जाएगा यार। देखो, माइक्रोसाइटिक, माइक्रो मतलब कम, लेस, और सिटिक मतलब सेल,
हाइपो मतलब कम, क्रोमिक मतलब कलर, ठीक है। तो आरबीसी का जो साइज़ होगा ना, आरबीसी का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब एमसीवी डिक्रीज़ हो जाएगा, एंड आरबीसी का जो कलर होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब एमसीएससी यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एनीमिया जिसमें आरबीसी का साइज़ भी डिक्रीज़ हो, मतलब एमसीवी भी डिक्रीज़ हो, और आरबीसी का कलर भी डिक्रीज़ हो, मतलब एमसीएससी भी डिक्रीज़ हो, उसको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं। इसके बाद हम 4th नंबर पर आते हैं, टाइपिंग मिस्टेक है ये, 4th नंबर पर आता है नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। तो आरबीसी का जो साइज़ रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, मतलब एमसीवी नॉर्मल रहेगा, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, एंड आरबीसी का जो कलर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब एमसीएस से डिक्रीज़ हो जाएगा। तो मतलब ऐसा एनीमिया इसमें आरबीसी का साइज़ तो नॉर्मल हो, बट आरबीसी का कलर जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाए, मतलब एमसीएस से डिक्रीज़ हो जाए, बट एमसीवी नॉर्मल हो, तो उसको नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं। कॉज एंड ओरिजिन, मतलब जो एनीमिया हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कहाँ से उसका ओरिजिन हो रहा है, क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन ईटियोलॉजी एनीमिया इज क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। अगर हम ईटियोलॉजी के बेस पर करें ना तो एनीमिया को 5 तरह हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हेमोरेजिक एनीमिया, इसके बाद आता है हिमोलाइटिक एनीमिया, इसके बाद आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया, इसके बाद आता है एप्लास्टिक एनीमिया, और इसके बाद आता है 5th नंबर पे एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है हेमोरेजिक एनीमिया। हेमोरेजिक एनीमिया क्या होता है? तो हेमोरेजिक एनीमिया इज़ अ टाइप ऑफ एनीमिया कॉज्ड बाय लॉस ऑफ ब्लड लॉस। मतलब हेमोरेजिक एनीमिया एक टाइप का एनीमिया होता है जो किसकी वजह से होता है? ब्लड लॉस की वजह से होता है। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स ड्यू टू ब्लीडिंग। इसमें क्या होगा? आरबीसी का जो नंबर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा ब्लीडिंग की वजह से, इधर इंटरनली और एक्सटर्नली। ये तो ब्लीडिंग इंटरनली हो सकती है या एक्सटर्नली हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं एनीमिया, ये जो होता है ना हेमोरेजिक एनीमिया, ये 2 तरह का होता है, एक्यूट हेमोरेजिक एनीमिया और क्रोनिक हेमोरेजिक एनीमिया, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूट हेमोरेजिक एनीमिया क्या होता है। तो सडन लार्ज वॉल्यूम ब्लीडिंग, इसमें क्या होता है? एकदम से लार्ज वॉल्यूम हमारी बॉडी से लार्ज वॉल्यूम ब्लीडिंग हो जाती है, बहुत सारा ब्लड हमारी बॉडी से बह जाता है। जैसे कि ये किस केस में होता है? ट्रॉमा में होगा, सर्जरी में होगा, एक्सीडेंट केस में होगा, या रप्चर्ड ब्लड वेसल रप्चर हो जाएगी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो जाएगी, चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन में ये होता है, ठीक है। इन दीज कंडीशन, देखो, इन दीज कंडीशन ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस फ्रॉम द बॉडी विद इन 24 आवर्स। इस कंडीशन में क्या होगा? हमारे बॉडी से बहुत सारा ब्लड बह जाएगा। कितने घंटे के अंदर? ये तो 2 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर, या 24 आवर्स के अंदर ये इतना सारा ब्लड हमारी बॉडी से बह जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? हम एक्यूट हेमोरेजिक एनीमिया बोलते हैं। अब इसके बाद आता है क्रोनिक हेमोरेजिक एनीमिया। क्रोनिक हेमोरेजिक एनीमिया क्या होता है? तो स्लो ऑन गोइंग ब्लीडिंग ओवर टाइम। तो इससे क्या होगा? स्लोली ब्लीडिंग होती रहेगी हमारी बॉडी में ओवर टाइम के चलते ये ब्लीडिंग होती रहेगी, ठीक है। जैसे कि पेप्टिक अल्सर में होती है, हिमोरॉइड्स में होती है, कैंसर में होती है, या हैवी मेंस्ट्रुएशन में होती है। तो इससे क्या होगा? इन दीज कंडीशन लॉस ऑफ ब्लड कंटिन्यू फ्रॉम द बॉडी ओवर ए टाइम, मतलब टाइम चलता रहेगा और बॉडी से धीरे धीरे हमारी पता नहीं चलेगा और हमारी बॉडी से ब्लड लॉस होता रहेगा। तो ये क्या होगा? लीडिंग टू एनीमिया। इससे भी हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है। तो हीमोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। सबसे पहले देखते हैं हीमोलिसिस क्या होता है। हीमोलिसिस होता है ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जब रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन हो जाता है उसे हम हीमोलिसिस बोलते हैं। तो एनीमिया कॉज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया। वो एनीमिया जो कि रेड ब्लड सेल्स के डिस्ट्रक्शन से या टूटने से होता है, क्रिएट होता है, उसे हम हेमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेमोलाइटिक एनीमिया। हेमोलाइटिक एनीमिया 2 तरह का होता है। सबसे पहला होता है एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया और दूसरा होता है इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया। अभी हम एक एक को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया। एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है? तो दोज फैक्टर डेट आर इंट्रोड्यूस इनटू अवर बॉडी। कुछ फैक्टर हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, लीड पॉइजनिंग हो सकती है, या मरकरी पॉइजनिंग। तो इससे क्या होता है? कोज रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्शन। ये क्या है? हमारी रेड ब्लड सेल्स को तोड़ देते हैं, डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। एंड द एनीमिया इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया। और ये जो एनीमिया क्रिएट होता है ना, इसको हम एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया, मतलब एक्सट्रिंसिक फैक्टर हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक से हो सकता है, ये ड्रग से हो सकता है, लीड पॉइजनिंग या मरकरी पॉइजनिंग से ये हो सकता है। और वे क्या कर रहे हैं? आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो उससे जो एनीमिया क्रिएट हो रहा है वो एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया कहलाता है। तो एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया इज ऑल्सो नोन एज ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया को ही ना हम ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। तो ये कुछ ड्रग्स लेने से हो सकता है, एंटीबायोटिक से हो सकता है, या लीड पॉइजनिंग या मरकरी पॉइजनिंग, इनसे ये हो सकता है,
ठीक है। इसके बाद आता है इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया। अब हम देखते हैं इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया क्या होता है। तो इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया इज़ अ टाइप ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया। इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया होता है ये एनीमिया का एक टाइप होता है इन विच द प्रॉब्लम लाइज विद इन द रेड ब्लड सेल्स। इसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स में ही प्रॉब्लम होती है मेनली, ठीक है। यूजुअली ड्यू टू इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से ये होता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया में, ठीक है। बिकॉज द आरबीसीज आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एबनॉर्मल। क्या होता है, आरबीसी जो होती है ना, वो उसका स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और काम भी सही से नहीं कर पाती, तो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ये एबनॉर्मल होती है, तो दे गेट डिस्ट्रॉय प्रीमेच्योरली। तो इससे क्या होगा, ये जो आरबीसीज है ना, ये प्रीमेच्योरली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जैसे आरबीसी का जो नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है, उसके बाद ये जाके स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, तो उसमें जाके ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा, इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया के केस में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, आरबीसी वो उससे पहले ही ना, जब वो प्रीमेच्योरली डिस्ट्रॉय हो जाती है, मर जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया ये कितने टाइप का होता है। तो इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह का होता है। सबसे पहले होता है सिकल सेल एनीमिया, उसके बाद होता है थैलेसीमिया। अब हम एक एक करके देखते हैं, दोनों जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ब्लड डिसऑर्डर। सबसे पहले देखते हैं हम सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। तो सिकल सेल एनीमिया इज ए जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है इन विच द बॉडी प्रोड्यूसेस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, बॉडी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस कर लेती है, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन एस बैंड्स पाए जाते हैं इसमें। तो एस हीमोग्लोबिन इसमें बन जाता है सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है। तो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स आर राउंड, जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होती है वो राउंड होती है, बाइकॉन्केव डिस्क होती है, इसका शेप सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है। बट इन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन एस मैक्स रेड ब्लड सेल्स, ये रेड ब्लड सेल्स को क्या करता है, स्टिफ बना देता है, शेप उसका सिकल जैसा हो जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, इस तरह से उसका शेप हो जाता है सिकल जैसा, तो वो सही से काम नहीं कर पाती। देखो कोज ऑफ सिकल सेल एनीमिया, सबसे पहले देखिए ये हेल्दी रेड ब्लड सेल्स है, ये फ्लेक्सिबल होती है, बाइकॉन्केव डिस्क होती है, न्यूक्लियस नहीं होता इसमें। बट इसमें क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाएगा, इसका जो सिकल के जैसी इस तरह की ये हो जाती है, ठीक है, इस तरह की ये हो जाती है। और देखो ये अनरेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो ठीक चल रहा है, बट सिकल सेल क्या करती है, ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो। सिकल सेल ये होती है, ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देती है। तो हम सेकंड नंबर पे देखते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है, तो थैलेसीमिया इज ए जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है वेयर द बॉडी मेक्स लेस हीमोग्लोबिन देन नॉर्मल। तो बॉडी क्या करती है, प्रॉपर वे में जो हीमोग्लोबिन है सही से नहीं बना पाती, जितना चाहिए हमारी बॉडी को उतना नहीं बना पाती, तो ये कम हीमोग्लोबिन बनाती है और प्रोड्यूसेस हीमोग्लोबिन डेट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, और ऐसा हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करती है जो सही से काम ही नहीं कर पाता। देखो यार, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, हमारी रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। रेड ब्लड सेल्स का जो रेड कलर होता है ना, ब्लड का रेड कलर, वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है, और इसका जो मेन काम होता है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना होता है, ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो हीमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स डेट कैरीज ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है रेड ब्लड सेल्स में जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है टिश्यू में, ताकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है टिश्यूज़ में वो एडिक्वेट रहे, कमी ना पड़े उसकी, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 प्रोटीन चेन्स, ये 2 प्रोटीन चेन से मिलकर बना होता है। सबसे पहले अल्फा चेन्स, उसके बाद आती है बीटा चेन, ठीक है। तो इन थैलेसीमिया म्यूटेशन इन द जीन्स फॉर दीज चेन्स, थैलेसीमिया में क्या होता है, म्यूटेशन हो जाती है उन जीन्स में जो इन चेन्स को कोड करते हैं, मतलब अल्फा चेन और बीटा चेन दोनों में इनमें म्यूटेशन हो जाती है। तो इसलिए 2 तरह के थैलेसीमिया होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। कॉजेज शॉर्टेज और डिफेक्ट इन हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। इसमें क्या होगा, या तो शॉर्टेज हो जाएगी, कमी हो जाएगी हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में, डिफेक्ट आ जाएगा कोई भी, ठीक है। अभी हम देखते हैं, तो अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया 2 टाइप के होते हैं, क्योंकि 2 चेन होती है, अल्फा चेन और बीटा चेन। तो प्रॉब्लम इन द अल्फा चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन, इसमें क्या होता है, अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन की 2 चेन होती है ना, अल्फा चेन और बीटा चेन, तो अल्फा चेन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं। तो अल्फा थैलेसीमिया इज़ मोर प्रोमिनेंट इन चिल्ड्रन। तो सबसे ज़्यादा जो अल्फा थैलेसीमिया पाया जाता है वो चिल्ड्रन में पाया जाता है। ये भी मैं आपको बताऊँगा क्यों पाया जाता है, बस आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अल्फा थैलेसीमिया वो सबसे ज़्यादा किस में प्रोमिनेंट होता है, कहाँ किस में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है ये। देखो क्यों पाया जाता है, देखो बच्चों में जो होता है ना वो फीटल हीमोग्लोबिन होता है, HbF। इसमें 2 चेन होती है, 2 अल्फा चेन्स और 2 गामा चेन होती है, ठीक है। तो अल्फा चेन बच्चों में पाई जाती है, एंड बच्चों में अल्फा चेन पाई जाती है। तो अल्फा थैलेसीमिया क्यों होता है, जब अल्फा चेन्स में म्यूटेशन होता है तभी तो ये होता है। तो
इसी वजह से ना बच्चों में भी ये हो जाता है, बच्चों में मोर कॉमन होता है, इसी वजह से होता है क्योंकि अल्फा चेन्स पाई जाती है। और अल्फा थैलेसीमिया क्या होगा, जब अल्फा ये 2 अल्फा होती है और 2 गामा होती है, जब इन अल्फा चेन्स में म्यूटेशन होगा तो वो बच्चों में होगा, ठीक है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा ये बच्चों में पाई जाती है। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, और इनकी ना बच्चों की डेथ हो जाती है अर्ली स्टेज में, ये 8, 9, 10 या 11 साल तक इसमें डेथ हो जाती है, इतना ज़्यादा जी नहीं पाते। कुछ कुछ होता है बहुत रेयर केस में कि बच जाते हैं, जवान हो जाते हैं, बट इस केस में हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया क्या होता है, तो प्रॉब्लम्स इन द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, बीटा चेन में प्रॉब्लम आ जाती है हीमोग्लोबिन में, ठीक है। तो ये जो बीटा थैलेसीमिया होता है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता बच्चों में, अल्फा थैलेसीमिया ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होगा, बीटा चेन्स में प्रॉब्लम आ जाएगी हीमोग्लोबिन की। तो यार इसके बाद हम देखते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ऐसा एनीमिया जो न्यूट्रिशन की कमी के कारण हो। तो अभी मैं बताता हूँ आपको पूरा, देखो द डेफिशिएंसी ऑफ दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेथ्रोपोइसिस। तो इसमें क्या होगा, ऐसे न्यूट्रिशन की ना डेफिशिएंसी हो जाएगी जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इरेथ्रोपोइसिस के, मतलब आरबीसी के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि विटामिन B12, आयरन, फॉलिक एसिड एंड प्रोटीन्स। ये इरेथ्रोपोइसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इनकी कमी हो जाती है तो डिफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस होता है, सही से इरेथ्रोपोइसिस नहीं होता, खून की कमी हो जाती है। तो उस कंडीशन में जो एनीमिया क्रिएट होता है उसको ना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज़ ड्यू टू इनसफिशिएंट आयरन इन द बॉडी। इसमें क्या होता है, बॉडी में इनसफिशिएंट आयरन होता है, तो इस वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो देखो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट इन अवर कम्युनिटी। यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा हमारी कम्युनिटी में पाए जाने वाला एनीमिया कौन सा होता है। तो वो होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, हमारी कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं परनीसियस एनीमिया। तो परनीसियस एनीमिया क्या होगा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो एनीमिया होगा वो होता है परनीसियस एनीमिया। देखो विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना वो हमारे स्टमक में होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके बिना ये हो ही नहीं पाता, ठीक है। तो अगर स्टमक की लाइनिंग में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है किसी रीज़न से तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। इसकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, एंड विटामिन B12 की कमी की वजह से सही से इरेथ्रोपोइसिस नहीं हो पाता, और सही से इरेथ्रोपोइसिस नहीं हो पाएगा तो सही से आरबीसी भी नहीं बन पाएगी, और आरबीसी नहीं बन पाएगी तो वो एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो एनीमिया होता है उसको परनीसियस एनीमिया बोलते हैं। इसके बाद आता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से जो एनीमिया होता है उसको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। इसमें क्या होता है, मेगलोब्लास्ट बन जाते हैं। इसके बाद आता है फोर्थ प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, इसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो यार इसके बाद हम देखते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, तो एनीमिया विच इज़ कॉज्ड बाय द डिसऑर्डर इन रेड बोन मैरो। ऐसे एनीमिया जो तब कॉज होता है जब हमारी जो बॉडी है उसमें क्या होता है, रेड बोन मैरो होती है, जिसमें क्या होता है, इरेथ्रोपोइसिस होता है। इरेथ्रोपोइसिस होता है एडलेट में, ठीक है, बच्चों में वो अलग होता है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो एडलेट में जो इरेथ्रोपोइसिस होगा वो कहाँ होगा, रेड बोन मेरो में होगा। तो जब रेड बोन मेरो में कोई डिसऑर्डर हो जाएगा, कोई कमी हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, इरेथ्रोपोइसिस सही से नहीं हो पाएगा, और इरेथ्रोपोइसिस सही से नहीं हो पाएगा तो आरबीसी नहीं बनेगी, तो उससे जो एनीमिया क्रिएट होता है उसको एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें जो डिसऑर्डर होगा वो किस वजह से हो सकता है, रेड बोन मेरो में रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ एक्स रेज एंड गामा रेज अफेक्ट बोन मेरो। अगर एक्स रेज एंड गामा रेज का रिपीटेड एक्सपोजर होगा तो उससे क्या होगा, बोन मेरो इफेक्ट होगा, और जो इरेथ्रोपोइसिस सही से नहीं हो पाएगा, बोन मेरो कैंसर वगैरह में भी ये होगा, और लीवर फेलियर में भी होगा, HIV के केस में भी ये हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, बोन मेरो में डिफेक्ट आ जाता है, इरेथ्रोपोइसिस सही से नहीं हो पाता, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं हिमेटोपोइसिस सही से नहीं हो पाता। हिमेटोपोइसिस तो पूरा एकदम होल ब्लड का बनना होता है, इरेथ्रोपोइसिस RBC का बनना होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसके बाद आता है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ क्या होता है, तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ ऑल्सो नोन एज एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ को एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन भी कहा जाता है। इज ए टाइप ऑफ एनीमिया, एक तरह का एनीमिया होता है, एनीमिया का टाइप होता है डेट अकर्स इन पीपल विद लॉन्ग टर्म क्रोनिक मेडिकल कंडीशन। ये किस में होता है, जिसमें उन लोगों में होता है इसमें लॉन्ग टर्म क्रोनिक मेडिकल कंडीशन होती है जो कि इन्फ्लेमेशन कोज कर देती है।
ये सेकंड प्रोमिनेंट होता है हमारी कम्युनिटी में, दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला। पहला क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। दूसरा होता है ये एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। वो कौन सा हो सकता है, अल्सर हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, HIV हो सकते हैं, हेपेटाइटिस हो सकते हैं, ये हीमोफीलिया हो सकता है। ठीक है, तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज ऐसे डिजीज जो मतलब ठीक नहीं होते, लॉन्ग ड्यूरेशन तक, ये लंबे समय तक इस कारण चलते रहते हैं। इस कारण से हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाता। जो हीमोग्लोबिन पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है या RBC होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इस कंडीशन में जो एनीमिया होता है उसको हम एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। सेकंड प्रोमिनेंट एनीमिया होता है। ठीक है यार, ये तो आपको पता ही होगा। और ये जो अल्सर में, कैंसर केस में, HIV में, हेपेटाइटिस में, हीमोफीलिया में ये हो सकता है। ठीक है, तो यार आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मैंने बहुत सारे लेक्चर डाले हुए हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ब्लड बैंकिंग, हेमाटोलॉजी सबके, तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।